तो आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं काली आंधी, जो कि कमलेश्वर जी द्वारा रचित है। काली आंधी कमलेश्वर जी द्वारा। पहला वाक्य। जग्गी बाबू मेरे दोस्त हैं। जगदीश वर्मा उर्फ जग्गी बाबू होटल गोल्डन सन के मैनेजर थे। कभी उनका अपना होटल हुआ करता था, लेकिन वो तब की बात थी जब उनके परिवार में एक पत्नी, एक बेटी और वो थे। लेकिन अब उनकी पत्नी मालती उनके साथ नहीं रहती थी। जग्गी बाबू की जिंदगी अपनी नौकरी और अपनी बेटी के चारों ओर ही घूमती थी। वो इसी में खुश थे। इससे ज़्यादा उन्होंने कभी कुछ चाहा भी नहीं था। लेकिन फिर भोपाल में इलेक्शन का वक्त आया और हालात ऐसे बने कि गोल्डन सन होटल एक राजनीतिक पार्टी का कार्यालय बन गया। यहाँ आकर ठहरी राष्ट्रीय राजनीति में उभरती हुई नेत्री मालती जी, वही मालती जी जो कभी जग्गी बाबू की पत्नी हुआ करती थी। 12 सालों बाद दोनों मिल रहे थे। कुछ था जो शायद इस वक्फे में उनके बीच खत्म नहीं हुआ था। लेकिन फिर राजनीति का सर भी फन फैलाए खड़ा था। एक बार पहले भी इस राजनीति की काली आंधी ने आकर जग्गी बाबू के हंसते खेलते परिवार को तबाह कर दिया था। अब एक बार फिर यह काली आंधी उठने लगी थी। अब न जाने यह क्या छीनने आई थी। मुख्य किरदार मालती वर्मा, एक बड़ी नेत्री गुरुसुरन, कथावाचक और मालती के एडवाइजर जगदीश वर्मा, मालती जी के पति प्रताप राय, मालती जी के पिता लिली, जगदीश जी के बेटी बिंदा, मालती जी का विश्वस्त नौकर जगत सिंह, मालती जी का सेक्रेटरी रामनारायण उर्फ भंडारी। चुनाव कार्यालय के किचन की जानकारी इन्हें सौंपी गई थी। नरसी सेठ, होटल सन के मालिक लाला दीनानाथ, भोपाल के एक बड़े व्यापारी मिर्जा साहब, भोपाल के एक नेता लल्लू बाबू, मालती जी की पार्टी के एक नेता चंद्रसेन, विरोधी उम्मीदवार गुलशन अहमद, विरोधी उम्मीदवार। काली आंधी पढ़ने का विचार मेरा तभी बन गया था जब मैंने इस पर आधारित फिल्म देखी थी। उस फिल्म का एक गीत, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा, मेरे पसंदीदा गीतों में से एक है। खैर, किताब पढ़ने की इच्छा तो थी लेकिन ऑनलाइन यह मिलना मुश्किल थी। फिर जब पिछले साल पुस्तक मेले में गया तो इस पुस्तक को देखा और ख़रीद लिया। पढ़ने का मौका इस साल ही लगा है। देर आए दुरुस्त आए, और मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि कमलेश्वर जी का यह उपन्यास मुझे बहुत पसंद आया। कहानी मुख्यतः 2 पात्रों, मालती और जगदीश की है। कहानी को हम गुरुसरन, जो कि मालती जी के सहायक और जगदीश जी के दोस्त हैं, के दृष्टिकोण से देखते हैं। यह पात्र दोनों के ही नज़दीक है और इसलिए दोनों की कमियों, खूबियों, उनकी कमजोरियों और उनके ताकत से वाकिफ है। इसलिए उम्मीद रहती है कि एक तटस्थ पहलू हमें देखने को मिलेगा। यही चीज़ हम देखते भी हैं। कहानी इस तरह बताई जाती है कि दोनों ही किरदारों एक नज़रिए हमें देखने को मिलते हैं। एक किरदार पूर्णतः राजनीतिक है और दूसरा इस चीज़ से बिल्कुल दूर। एक ही परिस्थिति में दोनों की प्रतिक्रिया भी पाठक कथावाचक के नज़र से देख पाता है और फ़र्क उसे पता लगता है। मालती और जगदीश का प्रेम विवाह हुआ था। उन्होंने एक दूसरे को चुना था। फिर मालती राजनीति में दाखिल होती हैं और उसके बाद उनके ज़िंदगी में बदलाव आता है। उनके लिए राजनीतिक महत्वाकांक्षा काफ़ी बड़ी हो जाती है, इतनी बड़ी कि आखिर में यह इच्छा उनके परिवार को भी ली जाती है। पति पत्नी के रास्ते अलग हो जाते हैं। यहाँ ये बात रोचक है कि इधर कारण अहम नहीं होता है। ज़्यादातर मामलों में जब पत्नी पति से ज़्यादा सफल होती है तो पति के अहम को लगने वाली चोट रिश्ते के टूटने का कारण बनती है। ऐसे मामले में गलती सरासर पति की होती है, लेकिन इस कथानक में जग्गी बाबू ऐसे इंसान नहीं हैं, इसलिए उनके साथ सहानुभूति होती है। यहाँ गलत मालती भी नहीं है। महत्वाकांक्षा होना गलत नहीं होता है, लेकिन अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए अपने रिश्तों से यह उम्मीद करना कि वो अपने आप को पूरी तरह बदल दें, ये शायद सही नहीं है। अगर कोई खुद बदलना चाहता है तो उसमें गलत नहीं है, लेकिन किसी के ऊपर ऐसा करने के लिए दबाव डालना मेरे नज़र में गलत है। यह बात केवल पति पत्नी पर ही नहीं लागू होती है, पर माँ बाप के बच्चों के ऊपर दबाव पर भी लागू होती है। यहीं पर शायद मालती चूकती हैं और उन्हें अलग होना पड़ता है। दोनों ही किरदार बेहतरीन तरह से रचे गए हैं। दोनों की अपनी दुनिया है और आप दोनों के दृष्टिकोण को देखकर उन्हें समझने की कोशिश करते हो। यहाँ लेखक ने किसी को भी सही गलत नहीं बताया है। जग्गी बाबू आखिर में मालती से कहते भी हैं, जिंदगी में हर चीज़ नहीं मिलती, आदमी को चुनाव करना पड़ता है कि उसे क्या चाहिए। इस चुनाव में जो चीज़ें छूट जाती हैं उनके लिए दुख नहीं करना चाहिए। तुमने जो ठीक समझा उसे चुन लिया था, मैंने जो ठीक समझा वह चुन लिया था। अब पछताना कैसा? पछताने में कुछ नहीं रखा है। जीतने वाला तो जीतता ही है, हारने वाला भी एक दिन जीत जाता है, लेकिन पछताने वाला हमेशा पछताता ही रह जाता है। यह चीज़ मालती के लिए ही नहीं पर हमारे लिए भी है। आखिर में हमें यह निर्धारित करना होता है कि ज़रूरी क्या है। फिर जो हम चुनाव करते हैं तो उसके परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं। फिर वो परिणाम अच्छे या बुरे दोनों ही तरह के हो सकते हैं।
हर चीज़ जिंदगी में शायद ही किसी को मिल पाए। कहानी की पृष्ठभूमि राजनीति है तो राजनीतिक उठापटक और इसमें इस्तेमाल होने वाले हथकंडों का प्रयोग होते इसमें दिखलाया गया है, जो राजनीति का चेहरा भी दिखलाता है। ये हिस्से रोचक हैं और 2022 में यह सब अब देखने को मिल रहा है। जब उपन्यास लिखा गया था तो पर्चे बांटे जाते थे, अब यह काम मीम, एडिटेड वीडियोस और गलत न्यूज़ को वायरल करने से हो रहा है। राजनीति के विषय में जग्गी बाबू का यह कथन आज भी प्रासंगिक है। यार, तुम्हारी यह राजनीति बड़ी घटिया चीज़ है, तुम लोगों ने इसे निहायत बेहुदा बना दिया है। तुम लोग सिर्फ चीज़ों का बखूबी इस्तेमाल करना जानते हो। तुम लोगों ने आदमी के आंसुओं और जज्बातों तक को नहीं छोड़ा, उसकी आशाओं और सपनों तक को नहीं बख्शा। इससे ज़्यादा घटिया बात और क्या हो सकती है कि दुखी और मुसीबतज़दा इंसानों के सपनों तक का इस्तेमाल तुमने कर लिया। खुदा के लिए उसके सपने तो उसके लिए छोड़ दिए होते, ताकि वह अपनी बदहाली और मुसीबतों के बीच सपनों के सहारे तो जी लेता। तुमने उसके सपनों को नारे बनाकर निचोड़ लिया। अब क्या बचा है आदमी के पास? उपन्यास के बाकी किरदार कथानक के अनुसार हैं। उपन्यास में एक बूढ़े पागल का किरदार है। सब लोग उसे पागल कहते हैं, लेकिन वही है जो नेताओं की असलियत समझता है। वो उनके दांव पेंच समझता है। उसे पता है कि भले ही सारी उंगलियां बराबर नहीं है, लेकिन खाते वक्त वो एक साथ आ ही जाती हैं। और यह भी सच है कि सियासत की असली रूप को जिस किसी ने उजागर करने की कोशिश की है, उसे दुनिया वालों ने पागल ही घोषित किया है। पता नहीं कमलेश्वर जी ने इसे बिंब के तौर पर लिखा था या नहीं, लेकिन मुझे यह किरदार काफ़ी पसंद आया। इसके अलावा एक काया नेता लल्लू जी भी हैं। शुरुआत में उन्हें और मालती जी को साथ देखने पर लगता है कि दोनों एक ही पार्टी में कैसे हैं, लेकिन जैसे जैसे कथानक आगे बढ़ता है तब पता लगता है कि भले ही वो खुर्राट हो और सज्जनता से उनका दूर दूर तक कोई नाता न हो, लेकिन राजनीतिक दांव पेंच में वो इतने माहिर हैं कि उनका उपयोग किया ही जा सकता है। और एक कुशल राजनेता के ये गुण तो गुरुशरण जी ने निम्न कथन में बताए हैं। वक्त, ज़रूरत और जीत, इन तीनों बातों पर वे टिकी हुई थीं। वक्त की नब्ज को वे पहचानती थीं और ज़रूरत के हिसाब से वे सब तय कर लेती थीं। उनकी गति थी और इसी शक्ति में उनकी जीत निहित थी। शायद हर नेता में यह खूबी होनी ज़रूरी है। कोई कितना भी बुरा क्यों न हो, लेकिन वक्त और ज़रूरत के हिसाब से जीत के लिए ज़रूरी जो हो उसे इस्तेमाल करना ही पड़ता है। अंत में यही कहूँगा कि उपन्यास मुझे बेहद पसंद आया। 120 पृष्ठों में फैला इस उपन्यास का कथानक शुरू से लेकर आखिर तक अपनी रोचकता बरकरार रखता है। आपको इसे एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगर मैं खुद की बात करूं तो शायद मैं जग्गी बाबू से ज़्यादा जुड़ाव महसूस कर सकता हूं। मैं मालती के दृष्टिकोण से दुनिया देख सकता हूं, लेकिन मुझे पता है कि वो मेरी दुनिया नहीं होगी और मैं खुद उसमें सहज नहीं होऊंगा। लेकिन मैं चूंकि समझ सकता हूं तो जग्गी बाबू की तरह मुझे उससे कोई बैर नहीं है। मुझे वो बुरी नहीं लगी। यही इस उपन्यास की खासियत है। शायद इधर शायद ही कोई खलनायक हो। दूर से भले ही खलनायक लगें, लेकिन जब आप पने लगते हैं तो फिर उनके नज़रिए को आप समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ समझने की कोशिश करना ज़रूरी हिस्सा है। उपन्यास के कुछ अंश जो मुझे पसंद आए। तो वक्त ही बदल दो। बदलने की ताकत सब में नहीं होती, जिनमें होती है वे वक्त को बदलते बदलते खुद बदल जाते हैं। वे जिनके पास यह शक्ति है शायद वक्त को बदलना भी नहीं चाहते, सिर्फ इस्तेमाल करना चाहते हैं। ईमानदारी और बेईमानी में 4 अंगुल का भी फर्क नहीं है। यह सवाल चित और पट का है। एक ही स्थिति के ये 2 पहलू हैं। अब यह आप पर है कि आप किस पहलू से देखते हैं। राजनीति यही है और राजनीति की सफलता भी यही है कि आपका पहलू ईमानदारी से भरा और सही माना जाए। हार या जीत का एक और मैदान भी है। उसमें न वक्त है, न ज़रूरत और न जीत। उसमें सिर्फ हार ही हार है। दोनों हारते हैं एक दूसरे से। एक भी जीत जाए तो सब बिखर जाता है। लेकिन राजनीति का यह नशा, सफलता का नशा, सफलता की दौड़ में कोई थकता नहीं। इस दौड़ का कोई पड़ाव या मंजिल होती नहीं। सफल व्यक्ति सिर्फ दौड़ता रह जाता है और दौड़ना ही उसकी सफलता बन जाती है, क्योंकि दौड़ते दौड़ते वह यह भूल जाता है कि उसने दौड़ना क्यों शुरू किया था। सफलता की मंजिल सिर्फ सफलता है। राजनीति में जो सबसे बड़ा छल है वो यही है कि दौड़ने वाला हमेशा कहता है हम तुम्हारे लिए दौड़ रहे हैं, जबकि सही यह होता है कि खुद वो अपने लिए भी दौड़ नहीं रहा होता। और इस दौड़ का नुकसान भुगतता है वह दौड़ जो सफलता की इस राजनीति की चपेट में आ जाता है। इतिहास की बड़ी बड़ी सफलताओं के दौर असल में भयानक असफलताओं के दौर रहे हैं। जब जब तुमने कहा है कि मैं तुम्हें गलत समझ रहा हूँ, सिर्फ तभी मैंने तुम्हें ठीक ठीक समझा है। तुम कब क्या चाहती हो यह शायद मेरे सिवा कुछ और लोग भी समझ सकते हैं, पर तुम जो चाहती वो उसे कैसे चाहती हो सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ। वे शांत थीं। ऐसा नहीं कि उनके आंसू झूठे थे या कोई उन्हें पीड़ा नहीं हुई थी।
पर इतना था कि सहना भी उन्हें आता था और पाना भी। क्या सहकर क्या पाना है, यह वह शायद अंदाज लगा लेती थीं। हम आप जैसे लोग सहने और पाने का संतुलन नहीं बना पाते। या तो हमें लगता है कि हमने बहुत सहा है और बहुत कम पाया है, या कि हमने सहा तो कुछ भी नहीं है, खोया बहुत ज़्यादा। मालती जी की विशेषता यही है कि सहने, खोने और पाने का एक विचित्र संतुलन बना रहता है। मैंने पूछा तो लल्लू बाबू निश्चल हंसी हंसे और बोले, भाई तुम भी एक खुराक पी लो, तबीयत हरी हो जाएगी। ज़रा नमकीन का इंतजाम करो भाइये। कहते हुए उन्होंने दूसरी खुराक पर अंगूठा लगाया और उसे भी पी गए। फिर दांत चूसते हुए बोले, क्या करें भाइये, अपन लोगों की ज़िंदगी ही ऐसी है। इस ज़िंदगी का गुरु मंत्र है, हर काम करो पर उसकी शक्ल बदल कर करो। समझे भाइये, कोई रास्ता पलटता नहीं मालती, रास्ते तो अपनी राह चले जाते हैं, आदमी पलट जाता है। लेकिन मैं अब आदमी कहाँ रह गया हूँ, मैं अब सिर्फ एक रास्ता रह गया हूँ। इतने दिनों अकेले रहकर मैंने यही सोचा है, तुम्हें अपनी बेरफ्तार दौड़ती ज़िंदगी में सोचने का वक्त ही कहाँ मिला है। मशीनें नहीं सोचती, मशीनों के लिए आदमी सोचता है। और सफलता सिर्फ एक मशीन है। अब तुम औरत नहीं, एक सफलता बन गई हो। अब तुम भी कुछ नहीं हो, सिर्फ एक सफलता रह गई हो। अब तुम्हारी मुक्ति और ज़्यादा सफल होते जाने में है, और कोई रास्ता नहीं है। यही तुम्हारा एकमात्र रास्ता है। अगर उपन्यास आपने पढ़ा है तो आपको यह कैसा लगा, अपने विचारों से मुझे ज़रूर अवगत करवाइएगा। अगर उपन्यास आपने नहीं पढ़ा है और पढ़ने के इच्छुक हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।